नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 26 अप्रैल और आज यानी 26 अप्रैल को कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष बनने वाले हैं पर हम वार्ता कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कल के प्रश्न की ओर। कल अपना प्रश्न था, किस राज्य द्वारा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है? 4 विकल्प थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मध्य प्रदेश। अब चलते हैं अपन आज के अपने प्रश्नों की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल किए गए हैं? 12, 15, 2 या 5? तो इसका सही उत्तर है 2। कौन कौन से 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो मुंबई और कोलकाता, इन 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। यदि अपन IQ एयर की बात करें तो ये एक स्वीडिश कंपनी है जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC बनाया गया है? 4 विकल्प हैं, संजय कोठारी, कपिल देव त्रिपाठी, विमल जुल्का या राकेश शर्मा। तो इसका सही उत्तर है वो है संजय कोठारी। हमने 1-2 दिन पहले बात की थी कि संजय कोठारी पहले राष्ट्रपति के मुख्य सचिव थे और उनके स्थान पर हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का मुख्य सचिव बनाया गया है और संजय कोठारी को अब CVC आयुक्त बना दिया गया है। तो नए CVC आयुक्त बने हैं संजय कोठारी। CVC क्या होता है? तो भ्रष्टाचार को रोकने हेतु 1964 ईस्वी में ये बनाई गई एक समिति है, आयोग है। नियुक्ति कौन करता है सतर्कता आयुक्त की? तो देखिए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। उसमें जो 3 सदस्य होते हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, वे होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वो विपक्ष के नेता। तीनों मिलकर सतर्कता आयुक्त के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं और वे उनकी नियुक्ति कर देते हैं। यदि अपन कार्यकाल की बात करें तो CVC का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। यदि अपन विमल जुल्का की बात करें तो आपको पता है हाल ही में सूचना आयुक्त चुने गए हैं। जी हाँ, सूचना आयुक्त चुने गए थे विमल जुल्का। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने FDI पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है? 4 देश हैं, चीन, अमेरिका, भारत या रूस। तो इसका सही उत्तर है भारत। जी हां, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने FDI पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। FDI क्या होती है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को FDI कहते हैं। फॉरेन यानी कि विदेशी लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको FDI कहते हैं। इस पर चीन ने WHO में विरोध दर्शाया है। क्यों दर्शाया है? क्योंकि आपको ध्यान होगा कुछ ही दिनों पहले HDFC बैंक के 1.01 हिस्सेदारी को चीन ने खरीदा था। यानी चीन वर्तमान स्थिति में ये चाहता है कि वो भारत जैसे देशों में
अधिक से अधिक पैसा लगाए ताकि उसको आगामी लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन भारत की इस समय इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है को देखते हुए भारत ने एफडीआई पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इसके बाद बात करते हैं अपन आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न को दोबारा सुन लें। 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 विकल्प हैं MHRD, UNODC, टाटा ट्रस्ट या पतंजलि ट्रस्ट। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट ने गांवों में स्वस्थ जीवन के लिए यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी जो गांव में जो प्रचलित सुधार कार्य हैं उनमें और सुधार करने के लिए 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान को प्रारंभ किया है। इसके बाद चलते हैं आज के अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है तियानवेन मंगल मिशन किस देश का मिशन है। तियानवेन मंगल मिशन किस देश का मिशन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। 4 विकल्प हैं चीन, उत्तरी कोरिया, ईरान या रूस। तो इसका सही उत्तर है चीन। जी हाँ, चीन के CNSA, चीन के CNSA अर्थात चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लॉन्च किया है। इसके बाद चलते हैं हम अपने आज के छठे प्रश्न की ओर। आज का अपना छठा प्रश्न है विटल के नाम से हाई प्रेशर वेंटिलेटर किस देश ने तैयार किया है। विटल के नाम से हाई प्रेशर वेंटिलेटर किस देश ने तैयार किया है। 4 विकल्प हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या चीन। तो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के द्वारा यानी अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उस नासा के द्वारा इसे तैयार किया गया है। क्यों तैयार किया गया है तो इसका कारण है वर्तमान में अमेरिका में कोविड-19 से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इनमें 2 तरह के वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। एक तो गंभीर अति गंभीर हालत में होते हैं और एक कम गंभीर होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा गंभीर हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उनके लिए तो जो सामान्य वेंटिलेटर है वो काम में लिए जाएंगे, लेकिन जिनको कम आवश्यकता है जो सामान्य वेंटिलेटर यानी कि कम प्रेशर वाले में भी चल सकते हैं उनके लिए एक विटेल के नाम से हाई प्रेशर वेंटिलेटर तैयार किया है ताकि अधिक से अधिक वेंटिलेटर बन सके और जिनको ज्यादा आवश्यकता है उनको जो महंगे वेंटिलेटर हैं वो मिल सके। इसके लिए नासा ने विटेल के नाम से ये है हाई प्रेशर वेंटिलेटर तैयार किया है। आपको ध्यान होगा नासा ने हाल ही में एक सनराइज मिशन लॉन्च किया था जो कि सूर्य की खोज करने के लिए था और पृथ्वी की साइज के एक प्लेनेट को यानी कि एक ग्रह को खोजा था K1649c को। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। इसके बाद है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है किस राज्य द्वारा टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की गई है। जी हाँ, किस राज्य द्वारा टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की गई है। 4 विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है वो है पंजाब। कोविड-19 के इस दौर में लोग दवाओं का बहाना बनाकर घर से ज्यादा निकल रहे हैं
तो वो इस तरह का कोई बहाना ना बनाएं। इसके लिए पंजाब सरकार ने उनके घर तक ही दवाएं पहुंचाने का जो कार्यक्रम चलाया है उसे नाम दिया गया है टेलीमेडिसिन सेवा। तो ये पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। पंजाब की बात करें तो उसकी राजधानी है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी राजधानी है, और यदि अपन बात करें तो खुद की भी राजधानी है, क्योंकि वो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहां के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वहां के राज्यपाल हैं वीपी मदनोर। उसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किस राज्य द्वारा खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी हेतु एक ऐप लॉन्च की गई है? यानी खाद्य सामग्री लोगों के घर तक ही पहुंच जाए, घर पर ही पहुंचा दी जाए, उसके लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। आपको बताना है किस राज्य सरकार द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। 4 विकल्प हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या झारखंड। तो इसका सही उत्तर है वो है झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा एक ऐप विकसित की गई है जिसे नाम दिया गया है झारखंड बाजार। जी हाँ, झारखंड बाजार के नाम से जो ऐप लॉन्च की गई है, उस ऐप के माध्यम से घर बैठे ही हम खाद्य सामग्री की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि अपन बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी आपको याद रखनी है रांची। वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और वहां की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा यदि झारखंड की हम बात करें तो झारखंड ने एक योजना चलाई थी, दाल भात योजना, और डीबी कैंटीन के नाम से एक रसोई भी झारखंड सरकार ने प्रारंभ की थी। उसके बाद है आज का अपना 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, फाइलों के संचालन हेतु किसके द्वारा ई कार्यालय ऐप को विकसित किया गया है? फाइलों के संचालन हेतु किसके द्वारा ई कार्यालय ऐप को विकसित किया गया है? 4 विकल्प हैं, MHRD, UNODC, CIFS या पतंजलि ट्रस्ट। तो इसका सही उत्तर है CIFS। CIFS का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पुनः सुन लीजिएगा, CIFS का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फाइलों को ऐप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की योजना बनाई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जब फाइलों के हाथ लगाया जाता है या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाया जाता था, तो कोरोना के फैलने का एक आभास था, संकट था। से बचने हेतु, उस संकट से बचने हेतु इस ऐप को विकसित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर CIFS। उसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, ड्रोन के माध्यम से गांव की संपत्ति की निगरानी करने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? 4 विकल्प हैं, ई ग्राम स्वराज, स्वामित्व, प्रज्ञा या ई पंचायत। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, स्वामित्व। आपको ध्यान होगा, पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की थी, और उस दिन उन्होंने 2 ऐप विकसित की थी, ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व। तो स्वामित्व ऐप को तो इसलिए वो विकसित किया गया था, लॉन्च किया गया था, ताकि गांव की संपत्ति की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा सके। और ई ग्राम स्वराज इसलिए
विकसित की गई ऐप है ताकि जो फंड ग्रामीण सरकार को दिया जाता है उस फंड का सही समय पर ऑडिट हो सके और उस फंड का सही प्रयोग हो सके, यानी प्रधानों को दी गई फंड की निगरानी करने हेतु ई ग्राम स्वराज योजना चलाई गई थी, ऐप विकसित की गई थी। उसके बाद है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या झारखंड? तो इसका सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का वह पहला राज्य बन गया है जहां अदालतों में सुनवाई करने के लिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जाएगा, यानी कि न तो जज न वकील और न ही किसी उस व्यक्ति को अदालत तक जाना पड़ेगा जो किसी केस से संबंध रखता है। तो इसके लिए वर्चुअल अदालतों के माध्यम से ही सुनवाई करने का फैसला लिया गया है। यदि अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? क्योंकि हम अदालत की बात करेंगे तो वहां की जो उच्च अदालत है वहां के चीफ जस्टिस कौन है, तो आपको बताना है गोविंद माथुर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आज के 12वें प्रश्न की। आज का अपना 12वां प्रश्न है कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण किस देश के द्वारा किया जा रहा है? कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण किस देश के द्वारा किया जा रहा है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या चीन? तो इसका सही उत्तर है वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा मानवों पर एक वैक्सीन बना करके उसका परीक्षण किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि इसके 80% चांस हैं कि इस वैक्सीन से कोरोना को दूर किया जा सकता है। यदि अपन ब्रिटेन की बात करें तो वहां की राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन जो कि खुद कोविड-19 से ग्रसित हो गए थे और आपको ध्यान होगा इसी कारण सबसे कम समय में हॉस्पिटल एक ब्रिटेन ने बना लिया था, यानी कम समय में एक बड़ा हॉस्पिटल ब्रिटेन के द्वारा तैयार कर लिया गया था। उसके बाद है आज का 13वां प्रश्न। तो अपना 13वां प्रश्न है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 25 अप्रैल? तो इसका सही उत्तर है 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है उस मच्छर से हम कैसे बचाव करें के लिए मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 2008 से मनाना प्रारंभ किया गया था, लेकिन अफ्रीकी देशों में यह 2001 से ही मनाया जा रहा है। मनाता कौन है? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और टेड्रोस अदानो उसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान जो मलेरिया दिवस मनाया गया है इस वर्ष, उसकी थीम आपको जरूर याद रखनी है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। उसके बाद चलते हैं हम राजस्थान से संबंधित प्रश्नों की ओर, क्योंकि राजस्थान पुलिस, रीट और पटवार में राजस्थान से संबंधित भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो हम राजस्थान के विशेष प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है जगजीवन राम वन परिवर्तन किसान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 4 विकल्प हैं, जगदीश पारिक, राहुल रवेल, कैलाश बिश्नोई या रामजीलाल वर्मा। तो आपको सही उत्तर पता लगाना है, वो है 1 नंबर जगदीश पारिक।
जो कि सीकर जिले से संबंध रखते हैं, सब्जी के विषय में और फलों के विषय में नवाचार करने हेतु इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और श्री जगजीवन राम प्रवर्तन किसान पुरस्कार के 91वें स्थापना दिवस पर इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आपको ध्यान होगा जगजीवन राम के जो समाधि स्थल है उसका नाम है समता स्थल। ये भी पूछा हुआ है कि श्री जगजीवन राम के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो आपको उत्तर देना है समता स्थल। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का अनावरण कहाँ किया है? राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का अनावरण कहाँ किया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने, जो कि राजस्थान की एक क्रिकेट टीम है, आईपीएल खेलने वाली क्रिकेट टीम है, उसने अपनी पहली अकादमी ब्रिटेन में बनाई है, यानी कि इंग्लैंड में बनाई है। यदि हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं, आपको बताना है शेन वार्न है। शुभंकर क्या है? तो शेर, यानी मूंछ सिंह, मूंछ वाला शेर इसका शुभंकरण है। यदि अपन बात करें कि राजस्थान रॉयल्स, तो राजस्थान रॉयल 2008 की आईपीएल विजेता टीम भी रह चुकी है। उसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय डिजिटल ग्राम विकास योजना में राजस्थान के किस जिले को चुना गया है? राष्ट्रीय डिजिटल ग्राम विकास योजना में राजस्थान के किस जिले को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर राजसमंद। राजसमंद की 211 पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें पूर्ण रूप से डिजिटल बनाया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी उत्तर प्रदेश से और पटना बिहार से भी शामिल किए गए हैं। ये दोनों जिले शामिल किए गए हैं इस योजना में। उसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है राजस्थान में गुरु गोवलकर योजना को क्या नाम दिया गया है? 4 विकल्प हैं, राजीव गांधी योजना, महात्मा गांधी योजना, मुख्यमंत्री योजना या राहुल गांधी योजना। तो इसको नाम दिया गया है महात्मा गांधी योजना। जी हां, महात्मा गांधी योजना, गुरु गोवलकर योजना को नाम दे दिया गया है। यदि अपनी इस योजना की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण लोगों के विकास, रोजगार सृजन व सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण व रखरखाव में स्थानीय भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु यह योजना 2010-11 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद 2014-15 में इसे नाम दिया गया था भाजपा सरकार द्वारा गुरु गोवलकर योजना, और अब वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इसे महात्मा गांधी नाम प्रदान किया गया है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंतरराष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नॉर्बर्ट पीबार्डी को, महेश दत्त को, आर जेम्स को या सीआर ब्लूम को? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर नॉर्बर्ट पीबार्डी को। ये देता कौन है? तो देखिए, यह पुरस्कार मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये 38वां पुरस्कार था। इस फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है और नॉर्बर्ट पीबार्डी को इसलिए दिया गया है क्योंकि कर्नल जेम्स टोड द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी, एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान,
के नए संस्करण पर कार्य करने हेतु इनको यह पुरस्कार दिया गया है। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो उसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी पहचाना जाता है। उसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है DCEP डिजिटल करेंसी किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? चीन, अमेरिका, जापान या सऊदी अरब? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।